नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल यूट्यूब चैनल रीड क्लास पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी इसका जो है ना सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाए थे। तो कमेंट बॉक्स में अब तक मेरे कमेंट में आ रहा था कि सर कम से कम आर्ट्स का यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए हम उन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आप लोग सीधे एग्जाम में जो पूछा गया था क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दिखा है वहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने बता दिया है कौन कौन। देखिए जैसे देखिए बोला कि क्या डालमिया वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, झारखंड। ये सब ये सारे आपको अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए जो एग्जाम में दिए थे अभी स्कूल में, हाई स्कूल में, अपने स्कूल में, तो वो हम करा दिए हैं। हम यहाँ पे सब्जेक्टिव आपको कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है सब्जेक्टिव का, यानी 2 नंबर वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया होगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना। यानी कहने का मतलब आपको 2 नंबर वाला जो है ना सामाजिक विज्ञान का आर्ट्स का 5-10 क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 का जवाब देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 भी है प्रश्न, सीधे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न। आपको लेवल क्वेश्चन का पता चलेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे हम क्वेश्चन को डिटेल में बता देंगे। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, क्या कारण था जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं की। तो आंसर देखिए ऐसे थोड़ा सा अच्छे तरह से लिखिएगा आप। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में राइटिंग और लिखावट से ही नंबर मिलता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। नंबर 1, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। क्लियर है, नंबर 1 में लिखना है आपको। 2 नंबर, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं। क्लियर, 2 पॉइंट। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। क्लियर। नंबर 4, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। क्लियर है, ये बस यही आपको 4 पॉइंट लिख देना है, 2 नंबर आपकी मुट्ठी में हो गए, ठीक ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन आपको टोटल रहेंगे कितना, 10, 5 ही का जवाब देना है। हम इसमें टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी इस तरह क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। जो हम लोग राजनीतिक दल होता है ना, लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देखिए लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक ना। क्लियर है, आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझिएगा। ये प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। जनता भी किसी न किसी राजनीतिक दल के ऊपर विश्वास करती है, उनकी नीतियों को समर्थन करती है। क्लियर है। चुनाव के दौरान यही राजनीतिक दल के सदस्यगण चुनाव लड़ते हैं, चयनित होते हैं, और थोड़ा सा इसमें आंसर होगा, ठीक ना। देखिए चयनित होते हैं और बहुमत प्राप्ति के बाद सरकार का गठन करते हैं। क्लियर है, जैसे मान लीजिए कि नेता को वोट दिए तो जीत जाती है, तो सरकार का गठन करती है। आगे, यदि दलों को बहुमत की प्राप्ति नहीं होती है तो वह विपक्ष के रूप में जनता के हित में आवाज़ उठाते हैं। सही बात है। यदि राजनीतिक दल न हो तब जनतंत्र के अंतर्गत प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करती है। निर्माण ही संभव नहीं, उनकी समस्याओं को सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। जब नहीं राजनीतिक बनाएंगे, नहीं नेता चुनिएगा, तो कौन सुनने वाला होगा, कोई नहीं सुनने वाला होगा। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। क्लियर है, एकदम भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग इसको लर्न कर लेंगे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, तेज हैं, करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताएं। एकदम भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस टाइप का सीधे एग्जाम में आपको पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोग समझते हैं, कहने का मतलब अपना पूंजी लगाना है और सरकार का पूंजी लगा कर जो कार्य करते हैं, जिस काम को किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिला हुआ, ठीक ना। सरकार का और प्राइवेट पूंजी और सरकारी धन, ठीक ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं देखिए, लोकतंत्र निजी क्षेत्र का विभाजन, 1 पॉइंट में लिखना है। तो लिखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र स्पष्ट निश्चित विभाजन होता है, ठीक ना। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी अपने दोनों सरकारी और निजी कार्य पैसा मिला करते हैं। पूरक एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करते हैं, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट,
आप लोग एक, ये देखिए अगला पॉइंट आप लोग के सामने है, यानी 2, दूसरा पॉइंट है, तीसरा, चौथा। खुद आप स्क्रीनशॉट ले करके या इसको वीडियो को बार बार देख करके इसको लर्न कर लीजिएगा। उसी का था, लोकतंत्र, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही टाइप है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5A7 है कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताएं। मृदा संरक्षण समझ रहे हैं ना? मृदा तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मृदा नहीं समझते। मृदा का मतलब मिट्टी, क्या होता है? मृदा का बात करें तो मिट्टी को मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, मिट्टी को मृदा कहा जाता है, ठीक है। तो वही बोला है कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग इसको ये कर देना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो बोला है क्या कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताएं, यानी मिट्टी का बचाव कैसे करेंगे। तो मृदा संरक्षण के 2 उपाय इस प्रकार हैं। क्या है? सघन वृक्षारोपण, यानी कहने का मतलब ज़्यादातर वृक्ष रोपिए, पेड़ पौधे लगाइए ताकि मिट्टी का बचाव होगा। ढलान जगह पर वृक्षों को लगाना, यानी जहाँ ढलान है जिससे मिट्टी ढगर करके इधर उधर चला जाएगा, वहाँ पे वृक्ष ज़्यादा लगाएंगे ताकि जड़ से उसका मिट्टी रुकेगा। क्लियर है? एक कारागार उपाय है, ठीक ना, एक अच्छा उपाय है। वनों की रक्षा, वन की रक्षा करें, कम से कम कटाई हो, ज़्यादा वन को लगाना है। वनों की रक्षा महत्व और उद्देश्य बिल्कुल वृक्षारोपण का ही है। अधिक पेड़ों से मिट्टी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक रुकी होती है। ज़्यादा पेड़ लगाइएगा तो मिट्टी वहाँ रुका रहता है, ठीक ना। क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, VBI है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला यहीं पे था, देखिए कि भूस्खलन से, क्वेश्चन एक मिनट आप लोग, भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय बताइए। भूस्खलन का 2 उपाय बताना है बचाव के लिए। तो भूस्खलन के बचाव के 2 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, भूस्खलन के मार्ग से दूर हट जाना चाहिए। भाई भूस्खलन आता है तो क्या होता है? ज़मीन वो ढहता है, तो भूस्खलन के मार्ग से दूर हट जाना, तथा नंबर 2, नज़दीकी ऊंची भूमि पर शरण लेना, यानी ऊंचे भूमि पर चले जाना। क्लियर है? 2 पॉइंट लिख दिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 दिख रहा है। 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। इसमें दीर्घ उत्तरीय होगा, उसमें से 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है लघु उत्तरीय में, देखिए कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। VBI प्रश्न है, ठीक ना। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, कैसे करेंगे? रूसी क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्न थे। ऐसे थोड़ा सा बना के क्वेश्चन को लिखना है। देखिए, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वाहारी वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों के आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया, ठीक ना। समझ गए होंगे आप? क्लियर है? कहने का मतलब इस क्रांति के पश्चात, यानी इस क्रांति, यानी आंदोलन, मारकाट के बाद, क्रांति के बाद श्रमिक अथवा सर्वाहारी वर्ग, यानी छोटे वर्ग के जो लोग थे, सत्ता रूप में स्थापित हो गए तथा इसने अन्य क्षेत्रों के आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, वही उसी का है ना टाइप, 1 नंबर लघु उत्तरीय है ना। आपको कौन बताए ना? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए 11 से 18 तक क्या है? लघु उत्तरीय है। क्या है आपका? लघु उत्तरीय है। तो यहाँ से जवाब देना है। थोड़ा सा लंबा हो गया ये वाला वीडियो, आपका 5 नंबर में आता है ना, इसलिए 2 नंबर। रूसी क्रांति के बाद विचारधारा के स्तर पर विश्व दो खेमों में विभाजित हो गया। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, यहीं से 2 भाग में विभाजित हो गया था। एकदम VBI पॉइंट है। अगला नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो और आगामी 4 दशकों तक हथियारों की होड़ चलती रही, यानी लगातार युद्ध चलता रहा। नंबर 5, डिफिनेशन देना है। इसकी सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन किया, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में जनसंघर्ष की भूमिका पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे या तो वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे, ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं हो, लंबा नहीं हो, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आप लोग जरूर इसको लर्न कर ही लेंगे, VBI प्रश्न, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों को लिखे। इसीलिए हम बोलते हैं बार बार वीडियो को अंत तक देखिए, तभी पता चले कैसा। ये बहुत बार लगभग पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन में एक निकालिएगा। बिहार के आर्थिक
पिछड़ेपन के प्रमुख कारण बताना है कि बिहार का पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताइएगा बिहार के पिछड़ेपन का, तो आंसर देखिए एकदम आसान से, इसको लर्न कर ही लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण लिखिए। देखिए बिहार के पिछड़ेपन के कारण, आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। क्या कारण है? नंबर 1, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, देखिए बिहार में जनसंख्या विस्फोट है। इनके चलते विकास के लिए साधन कम हो रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट मतलब समझे, जनसंख्या का बढ़ाव हो रहा है, अधिक जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा तो पक्का है कि आपको वो गरीबी तो आएगा ही। आगे, अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। कहने का मतलब आप कितना भी कमाते हैं ना, तो जनसंख्या यानी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो जन्म लेते हैं उसको खिलाने पिलाने में ही चला जाता है, तो हम लोग विकास नहीं कर पाते हैं। अगर पॉइंट नंबर 2, आधारिक संरचना का अभाव है, यानी राज्य, सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है हम लोग के पास। सुखाड़ से एक बार सुखाड़ से सारी चीज़ें, यानी कहने का अनाज जो पैदा करते हैं सुखाड़ से मर जाता है, और एक बार बाढ़ से बहुत सारे क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। अब इससे अच्छा पॉइंट क्या मिलेगा? एकदम क्लियर है, आप लोग सारी चीज़ें यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, हमने आंसर दे दिया है। आप लोग इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो विद्यार्थी के पास ये आंसर नहीं हो उनके पास मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।